सबसे पहले हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, जहां मुहर्रम के जुलूस पर लगी रोक से खासी नाराजगी है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने सख्ती बरती है तो शिया समुदाय इससे नाराज है। नाराजगी पुलिस के डायरेक्टर जनरल की चिट्ठी को लेकर है, जिसमें जुलूस पर रोक के कई नए तर्क दिए गए हैं। यूपी में मुहर्रम जुलूस पर रोक, नहीं मिली ताजिए की अनुमति। कोविड धार्मिक सद्भाव का हवाला देकर लगी रोक। दस अगस्त से मुहर्रम शुरू हो रहा है। कई जगहों पर तैयारियां भी होने लगी थीं, लेकिन शनिवार को यूपी पुलिस का आदेश आया कि इस बार मुहर्रम पर सख्ती रहेगी। जुलूस को इजाजत नहीं होगी, ताजिया निकालने का परमिशन भी नहीं होगा। यूपी के डीजीपी के आदेश के मुताबिक किसी तरह के हथियार प्रदर्शन की इजाजत नहीं होगी। डीजीपी मुकुल गोयल का फरमान आया तो शिया समुदाय नाराज हो उठा। आखिर क्या है उस नाराजगी की वजह, ये जान लीजिए। शिया समुदाय को आपत्ति डीजीपी की चिट्ठी की भाषा पर है। उसमें लिखा है कि मुहर्रम पर शिया समुदाय तबर्रा पढ़ता है। इस पर सुन्नी समुदाय को ऐतराज होता है। जवाब में सुन्नी मदहे सहाबा पढ़ते हैं। असामाजिक तत्व भी सक्रिय रहते हैं। आवारा पशुओं पर तबर्रा लिखा जाता है। सार्वजनिक स्थानों पतंगों पर भी तबर्रा लिखते हैं। सुन्नी समुदाय के असामाजिक तत्व भी सक्रिय रहते हैं। ये तत्व अपने खलीफाओं के नाम लिखते हैं। इससे दोनों फिरकों में कटुता बढ़ती है। मुहर्रम सांप्रदायिक लिहाज से अति संवेदनशील है। इसमें किसी भी तरह के समुदाय या धर्म के विरुद्ध कुछ भी नहीं कहा गया है। इसमें यह सिर्फ बताया गया है कि जो असामाजिक तत्व हैं वो सौहार्द बिगाड़ने का कार्य कर सकते हैं। उन पर कड़ी नजर रखी जाए और उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाए। और इस तरह के आदेश प्रत्येक त्योहार के पहले जारी किए जाते हैं। यूपी पुलिस कानून व्यवस्था का हवाला दे रही है, लेकिन अब शिया समुदाय के धर्म गुरुओं को सुन लीजिए। जितनी बातें इन्होंने लिखी हैं उनमें सब काबिल एतराज है और इन बातों के जरिए से शिया सुन्नी विवाद भी फैलेगा और हिंदू मुस्लिम विवाद भी फैलेगा। आज तक हमने तो नहीं देखा कभी कोई ऐसा कोई आया हो जिसमें लिखा है समस्त पुलिस आयुक्त उत्तर प्रदेश, समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और पुलिस अध्यापक बरवारी जनपद उत्तर प्रदेश दिनांक 19/8/2021 के मनाए जाने वाले मुहर्रम के अवसर पर सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में दिशा निर्देश। ऑल इंडिया शिया मसला बोर्ड इस गाइडलाइन की भरपूर तरीके से मजम्मत करता है, मुखालिफत करता है। हमें बहुत विरोध है, एक विरोध नहीं है। एक तो उन्होंने तबर्रा कहा, इसमें लफ्ज तबर्रा वो जानते हैं। तबर्रा हमारे यहाँ जिस श्रेणी में नमाज फुरू दीन में, उसी श्रेणी में हमारे यहाँ तबर्रा है। तबर्रा जैसे पवित्र शब्द को बदनाम किया जा रहा है। इसके अलावा ये कहा गया है कि इसके अंदर आपके पतंगों के ऊपर और आवारा पशुओं के ऊपर अपशब्द लिखे जाते हैं। शिया समुदाय का आरोप है कि डीजीपी की चिट्ठी से सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ेगा। आरोपों के मुताबिक डीजीपी की चिट्ठी की भाषा अभद्र है। 40 साल पुरानी बातें उछाली गईं। समाज में अमन चैन बिगड़ सकता है। शिया समुदाय पर गलत इल्जाम लगाया गया है। लेकिन यूपी पुलिस दोहरा रही है कि चिट्ठी में ऐसा कुछ भी नहीं। जिन बातों का जिक्र है वो पहले भी मुहर्रम के मौके पर कही जाती रही हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के जो अभी के निर्देश प्राप्त हुए हैं तथा कोविड के संबंध में जो भारत सरकार और राज्य सरकार के निर्देश है उसका समावेश किया गया है। और पूर्व के सालों में भी 2019, 2020 में भी सेम ये सारे निर्देश वही हैं जो कि पूर्व में जारी किए गए। डीजीपी के आदेश पर ऐतराज जताते हुए शिया समुदाय के संगठन ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने अहम बैठक बुलाई है, जिसमें अहम फैसला होने की उम्मीद है। दिल्ली से तंसीम हैदर और लखनऊ से कुमार अभिषेक के साथ समर्थ श्रीवास्तव, आज तक। और आक्रोश तो अब विपक्ष और बीजेपी के बीच भी है।
जब चुनाव, सरकार और प्रधानमंत्री की बात आती है तो जेडीयू ने नीतीश कुमार को पीएम मटेरियल बताया। भारतीय जनता पार्टी ने जवाब में सियासी कैलेंडर जारी कर दिया और कहा कि 10 साल तक पीएम की वैकेंसी खाली ही नहीं है। जेडीयू के लिए नीतीश पीएम मटेरियल, बीजेपी के लिए नरेंद्र मोदी पीएम मटेरियल, तो तीसरे मोर्चे के लिए पीएम मटेरियल की तलाश। 2024 के सियासी घमासान में अभी करीब 2 साल है, लेकिन सियासी बिसात पर दिल्ली वाली राजनीतिक बिसात बिछ चुकी है। सबसे नई दावेदारी बिहार की सत्ता संभालने वाली पार्टी जेडीयू से आई है। सियासत के केंद्र में नीतीश कुमार है, होड़ पीएम पद के लिए है। कुछ दिनों पहले ही जेडीयू में अपनी पार्टी का विलय करने वाले उपेंद्र कुशवाहा को अब नीतीश सबसे बेहतरीन पीएम मटेरियल नजर आने लगे हैं। प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के पद पर या उनका जो अभी स्टेटस है उस पर उसको हम कोई चुनौती नहीं दे रहे हैं, लेकिन पीएम मटेरियल आज की तारीख में नरेंद्र मोदी जी तो पीएम ही है, बाकी कई लोग पीएम मटेरियल हैं, जिसमें नीतीश कुमार भी एक पीएम मटेरियल है। बात यहीं तक नहीं रुकी। एक दिन पहले नीतीश का गुणगान करने वाले उपेंद्र कुशवाहा ने यहाँ तक कह दिया कि 5 साल से 1 घंटे पहले भी दुनिया की कोई ताकत नीतीश को मुख्यमंत्री पद से नहीं हटा सकती। ख्याली पुलाव बना रहा है। 5 साल के लिए जनता ने इस बार जनादेश दिया है नीतीश कुमार जी को फिर से मुख्यमंत्री के पद पर रहने के लिए। तो 5 साल से 1 घंटा पहले भी कोई दुनिया की ताकत नीतीश जी को मुख्यमंत्री पद से नहीं हटा। कहा जा रहा है कि बीजेपी और जदयू में खटास बढ़ते जा रही है। कोई खटास नहीं है। एनडीए पूरी एकजुटता के साथ है और एकजुटता के साथ आगे भी रहेगी। बिहार में सत्ता की साथ ही बीजेपी के नेताओं को कुशवाहा की बातें नाराज कर गयी। उपेंद्र कुशवाहा को जवाब मिला। बीजेपी कोटे से नीतीश सरकार में मंत्री सम्राट चौधरी ने जेडीयू को आईना दिखा दिया। तो एब्सोल्यूट मेजोरिटी भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में है, इसके बावजूद हम एनडीए को साथ लेकर चल रहे हैं, इसलिए कोई वैकेंसी वहां नहीं है। स्पष्ट तौर पर जान लीजिए कि आगे के दिनों में भी नरेंद्र मोदी ही देश के प्रधानमंत्री। ममता लगातार मोदी के खिलाफ गैर एनडीए दलों को गोलबंद करने में जुटी है। कांग्रेस भी मुहिम चला रही है। विपक्ष पीएम मोदी के खिलाफ 2024 में नेतृत्व तलाश के लिए सियासी समंदर में अमृत मंथन करने में लगा है, लेकिन अब तक पिक्चर साफ होती नजर नहीं आ रही। इस बीच उपेंद्र कुशवाहा का नीतीश को पीएम मटेरियल बताना सियासी चश्मे से काफी अहम है। अरे वो चलिए ना, वो अलग चीज है, वो बोल रहे हैं, लेकिन हम लोगों की इन सब चीजों में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन सब एकजुट थे। दिल्ली में जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई। उसी दिन नीतीश कुमार हरियाणा के पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला से मिले और उपेंद्र कुशवाहा ने बयान दिया। चौटाला से नीतीश की मुलाकात के सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। उधर आरजेडी को सियासी हमले का मौका मिल गया है। नीतीश पर पहले उपेंद्र कुशवाहा और फिर बीजेपी नेता और मंत्री सम्राट चौधरी के बयान को लेकर आरजेडी कह रही है कि राज्य सरकार वेंटिलेटर पर है। बिहार में सरकार वेंटिलेटर पर है और जो हम लोग लगातार दावा कर रहे हैं कि ये सरकार किसी भी समय गिरेगी, अपने अंदरूनी अंतर्कलह से इसमें दम दिख रहा है। और जो बीजेपी के बोल हैं, लगातार बीजेपी बोल रही है ये बात कि 74 सीट बीजेपी को है और मुख्यमंत्री का कुर्सी उन्होंने आदरणीय नीतीश कुमार जी को दे दिया है। ये पीड़ा बीजेपी के अंदर है। कुल मिलाकर दिल्ली की लड़ाई तेज हो गई है। आने वाले समय में इसके और तेज होने की उम्मीद है। बेगूसराय से उत्कर्ष सिंह के साथ रोहित कुमार सिंह, पटना, आज तक। और जब बात आक्रोश की हो रही है तो आक्रोश तो विपक्ष में संसद के मॉनसून सत्र में लगातार दिख रहा है। संसद के अंदर और बाहर विपक्ष की घेराबंदी अब और तेज होती जा रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कल विपक्ष के नेताओं को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में 9:30 बजे सुबह नाश्ते पर बुलाया है। राहुल गांधी ने दोनों सदनों के विपक्षी दल के नेताओं को न्योता भेजा है। दूसरी तरफ विपक्ष के 2 बड़े नेताओं की मुलाकात की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव और मुलायम सिंह यादव की एक साथ मुलाकात की यह तस्वीर अब ट्विटर पर है। इस दौरान अखिलेश यादव भी मौजूद थे। लालू यादव ने लिखा है, गांव देहात, खेत खलिहान, गैर बराबरी, अशिक्षा, किसान, गरीब युवाओं और बेरोजगारों के लिए हम एक साथ साझा चिंता भी कर रहे हैं, लड़ाई भी लड़ रहे हैं। और आक्रोश की इसी बात को अब हम लिए चलते हैं असम और मिजोरम, 2 राज्यों की सीमा पर।
जबरदस्त आक्रोश है। असम मिजोरम में तनाव इस समय भी जारी है। लगातार 26 जुलाई की हिंसा को लेकर दोनों ही राज्यों में अब भी तनाव बरकरार है। सुलह की कोशिश भी हालांकि तेज हो रही है, लेकिन हालात जमीन पर सुधरते फिलहाल नहीं दिख रहे हैं। इस बीच असम के कैबिनेट मंत्री अशोक सिंघल ने कहा है कि उनकी सरकार 1 इंच जमीन नहीं छोड़ेगी, चाहे इसके लिए और जान क्यों ना गंवाना पड़ जाए। असम और मिजोरम के बीच की ये तस्वीरें अब इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुकी हैं। लेकिन वर्तमान तनाव की तस्वीर पेश कर रहा है। दोनों पड़ोसी राज्यों के सीमा पर क्या हुआ, कैसे असम पुलिस के 6 जवानों की जान चली गई, किसने पहले गोली चलाई, शांत वादियों में किसने बारूदी बर्बादी फैला दी। ये ऐसे सवाल हैं जिस पर दोनों राज्यों की उंगली एक दूसरे पर उठ रही है। दिल में तलखे लिए, जुबान पर कड़वाहट के साथ असम मिजोरम में सुलह की बात हो रही है, लेकिन असम के मंत्री को सुनिए। असम की सरकार ने और हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने तय किया है 1 इंच और जमीन हम छोड़ने वाले नहीं हैं। जान देंगे, प्राण देंगे, जमीन नहीं देंगे। असम मिजोरम सीमा पर जिस कछार इलाके में हिंसा हुई, उसी इलाके के गार्जियन मंत्री हैं अशोक सिंघल। उनका बयान बता रहा है कि दोनों राज्यों में हिंसा के बाद रिश्ते सुधारने की पहल कैसे की जा रही है। उधर मिजोरम की ओर से भी सबूत पेश किए जा रहे हैं। पहले असम ने वीडियो जारी कर मिजोरम पुलिस को इस हिंसा का जिम्मेदार ठहराया। अब मिजोरम ने भी हिंसा से जुड़ा एक वीडियो जारी किया है और असम को गुनहगार बताया है। वहां की राज्य सरकार ने एक वीडियो जारी किया है और फिर से आरोप दोहराए हैं कि 26 जुलाई को पहली गोली असम की ओर से चली। लाइट मशीन गन से गोलियां मिजोरम पुलिस और स्थानीय लोगों पर दागी गई। ये वीडियो 26 जुलाई का बताया जा रहा है। इसमें असम पुलिस के जवानों के लाइट मशीन गन के साथ तैनात होने की बात कही जा रही है। taking shelter here and there, na? Okay. So they retaliated. They retaliated. I was still here at that time. How can they shoot? असम मिजोरम की सीमा पर तैनात की पड़ताल में जुटे आज तक संवाददाता आशुतोष मिश्रा ने जब मिजोरम के चीफ सेक्रेटरी से बात की तो उन्होंने कई सैटेलाइट इमेज भी सामने रखी और उन तस्वीरों को दिखाते हुए बताया कि हिंसा की पहल असम की पुलिस ने की। This, as well as there are video shots, video films, which clearly indicate showed that Assam police come armed with LMGs and all types of arms. This is the Assam police man pointing the LMG towards Mizoram police. लेकिन मिजोरम के दावों पर असम सरकार का पक्ष भी सुन लीजिए। सबसे पहले तो मिजोरम सरकार को वास्तविकता को स्वीकार करना पड़ेगा। वास्तविकता ये है कि उन्होंने अनप्रोवोक्ड, और हमारे लोग निहत्थे अवस्था में थे, पुलिस के लोग वैसे अवस्था में आधे घंटे तक LMG से उनके ऊपर फायर किया। 6 पुलिसकर्मी मारे गए। एसपी बहुत गंभीर रूप से घायल है। और ये सब कुछ जो उन्होंने किया, किस प्रोवोकेशन में किया, किस उद्देश्य से किया, इसकी जांच वो करे। वहां का एसपी जो है, उस जिले का जो एसपी है मिजोरम का, उसके ऊपर वो कानूनी कार्रवाई करे और कॉन्फिडेंस रिस्टोर करने के लिए, विश्वास वापस लाने के लिए उनको जो करना है वो उनको करना चाहिए। और आज तक में अब बात करते हैं आसमान से बरसते कहर की और डूबते शहर की। देश के पहाड़ी राज्यों की बात करें तो इस बार पानी का प्रहार इस कदर हुआ है कि सैकड़ों इलाके मुश्किल में पड़ गए हैं। रह रहकर लैंडस्लाइड हो रहा है, रास्ते बंद हो रहे हैं और इस सब के बीच मौत का जोखिम लेकर रास्ता पार करने की कुछ डरा देने वाली तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। पहाड़ों पर आफत की बारिश,
लरकते पहाड़ों तले दबी सड़कें, रोज मौत से होता है सामना। पहाड़ों पर बारिश और बाढ़ ने इस बार ऐसा कहर बरपाया है जैसा बीते कई सालों में नहीं हुआ। पहाड़ लगातार दरक रहे हैं। हर रोज दर्जनों सड़कें मलबे की चपेट में आ रही हैं। बारिश और मलबा सड़कों को काट काट कर रास्तों को मौत की राह में तब्दील कर रहा है। चंबा इलाके की यह तस्वीर आपको सांस रोककर एकटक देखने पर मजबूर कर देगी। इस बस में मुसाफिर बैठे हैं और अगले कुछ सेकंड के भीतर ये बस या तो पार होगी या फिर हजारों फुट तले खाई में समा जाएगी। ड्राइवर और मुसाफिर जान पर खेलकर आगे बढ़ते हैं। उस सड़क पर आगे बढ़ते हैं जिसका एक बड़ा हिस्सा पहले ही हजारों फीट गहरी खाई में समा चुका है। एक एक इंच करके बस सरकती है। ये खेल मौत से दो दो हाथ करने जैसा है। बस की चौड़ाई से 2-4 इंच का भी ज्यादा फासला नहीं है। ड्राइवर आगे बढ़ता है और सबसे ज्यादा सांसें तब अटकती हैं जब बस का पिछला पहिया कमोबेश पूरी तरह कट चुकी सड़क के ऊपर से गुजरता है। शुक्र रहा कि बस सही सलामत उस पार पहुंच गई, लेकिन पहाड़ों में लोग कुछ इसी तरह रोज मंजिल तक पहुंच रहे हैं। ये देखिए, सड़क पर गिरी बड़ी बड़ी चट्टानों को कैसे लोग पार कर रहे हैं। जरा सी चट्टान खिसकने पर बड़ा हादसा हो सकता है, लेकिन कोई चारा नहीं है। अगर मौत का जोखिम उठाकर आगे नहीं बढ़ेंगे तो भूखे मरने की नौबत है। भरमौर के प्रांगला नाले में जबरदस्त उफान दिख रहा है। इस नाले के आसपास सड़क का नामो निशान नहीं बचा। दूसरे पहाड़ी जिलों में भी हालात लगातार खराब हो रहे हैं। बागेश्वर में लगातार बारिश से जगह जगह लैंडस्लाइड हो रहा है। मलबे की वजह से 13 सड़कें बंद हो चुकी हैं। कई गांवों का संपर्क टूट चुका है। सबसे ज्यादा नुकसान कपकोट इलाके में हुआ है। बागेश्वर इलाके में नदियां उफन रही हैं। सोलन में पूरा NH5 बाढ़ और लैंडस्लाइड से प्रभावित है। पहाड़ दरक रहे हैं और हाईवे पर बड़े बड़े पत्थर गिर रहे हैं। आलम यह है कि बीते कई दिनों से रोजाना इस हाईवे पर लोगों का मौत से सामना हो रहा है। कई कई घंटों तक ये हाईवे बंद रहता है। प्रशासन ने हाईवे पर चलने के दौरान सावधान रहने का अलर्ट जारी किया है। चमोली की नीति घाटी में भी सैलाब आता दिख रहा है। लामा नाले में पानी का वेग देखकर लोगों में हड़कंप मच गया। नाले में अचानक से पेड़ पौधे पत्थर बहने लगे। प्रशासन ने भी नाले के करीब रहने वालों को अलर्ट किया है। 7 फरवरी को भी ठीक इसी जगह पर तबाही मची थी और एक बार फिर पानी का स्तर बढ़ने से डर पैदा हो गया है। नाला हिलेश्वर पड़ने से लामा गेजरा में भारी मात्रा में पानी का बहाव तेज हो गया है और धीरे धीरे उसके साथ मलबा और पेड़ पौधे सभी बह के आ रहे हैं। पहाड़ों पर बाढ़ से जिंदगी चुनौती बन गई है और अभी इस मुश्किल सफर के कुछ हफ्ते बाकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक। रेतीले राजस्थान से लेकर देश के दिल मध्य प्रदेश में भी बाढ़ ने जिंदगी को पटरी से उतार दिया है। राजस्थान के कई शहर इस समय जलमग्न हैं। सैकड़ों कॉलोनीज में पानी भर गया है। उधर मध्य प्रदेश में अगर बात करें तो उफनती नदियां एक बड़ा खतरा बन गई हैं आसपास रहने वाले लोगों के लिए। मध्य प्रदेश से लेकर राजस्थान तक और यूपी से महाराष्ट्र तक बाढ़ जिंदगी के लिए बड़ा खतरा बन गई है। नदी नाले उफन रहे हैं और लोगों के घरों में पानी घुस चुका है। शहर शहर और गांव-गांव पानी का प्रबल प्रहार दिख रहा है।
एमपी के पन्ना में बाघी नदी उफान पर है। इस रौद्र रूप इख्तियार करती नदी में एक कार बह गई। कार में सवार लोग छतरपुर जिले से पन्ना घूमने आए थे। वापस जाते वक्त रास्ते में आई बाघी नदी उफान पर थी। चालक ने लापरवाही करके कार बढ़ाई और वो बह गई। गनीमत रही कि कार में सवार लोग पहले उतर चुके थे, जिसकी वजह से उनकी जान बच गई। कार कुछ दूर जाकर एक पेड़ में फंस गई। कुछ और फीट तक कार पानी में बह जाती तो हजारों फीट गहरी खाई में गिर सकती थी। पन्ना में नदी नालों में तबाही वाला वेग जान के लिए बड़ा खतरा बन गया है। ब्रिजपुर इलाके के पाली नाले में एक युवक बह गया। पुलिस और एनडीआरएफ ने कई घंटे तक उसकी तलाश की, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। युवक इस तूफानी नाले को पार करने की कोशिश कर रहा था। एमपी के ही श्योपुर में क्वारी नदी में आई बाढ़ में 53 लोग फंस गए। लंबा रेस्क्यू ऑपरेशन छेड़कर इन लोगों को बचाया गया। ये लोग एक मैरिज गार्डन में फंस गए थे। स्थानीय निवासियों ने एसडीआरएफ की मदद से इन लोगों की जान बचाई। पूरा मैरिज गार्डन बाढ़ के पानी में डूब गया। सुबह से भारी बारिश के कारण सुबह 3 बजे से मूसलाधार बारिश हो रही है। उसके कारण लोग बहुत परेशान है और यहाँ बाढ़ का माहौल आ गया है। जैसे कि देखा जा रहा है विजयपुर के ऊपर वाले पुल पर एकदम ऊपर से पानी आ गया है, जिसका सबसे बड़ा कारण बाढ़ बनना है। और देखा जा रहा है कि कुछ लोग इसी होटल में भी फंसे हुए हैं और यहाँ पर पूरी जितनी भी दुकानें उनमें पानी भर गया। दिल्ली के करीबी राजस्थान के शहर अलवर में बारिश ने लोगों को परेशान कर दिया है। जयसमंद बांध के लिए जाने वाली नदी का किनारा टूट गया। इसकी वजह से आधा दर्जन गांव में पानी घुस गया। हजारों बीघा की फसल भी तबाह हो गई। नदी का किनारा धर्मपुरा गांव के डूंगरी मंदिर के पास टूटा, लेकिन कई किलोमीटर इलाके में तबाही के बादल मंडराने लगे। पहाड़ यहाँ से जो जयसमंद के लिए नदी जा रही थी, यहाँ से वो पहाड़ टूटी है। इससे खेत वालों को भी बहुत जबरदस्त नुकसान। तो जो नीचे गांव बसे उनको भी नुकसान, उनको जो घर यहाँ पर मकान बने हुए हैं उनको भी नुकसान है। यहाँ पर अलवर में ही कई जगहों से डराने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। सरिस्का में मधोगढ़ की पुलिसिया पर बाढ़ के पानी में एक ट्रक फंस गया। भारी बारिश की वजह से नदी की पुलिया से 3 फीट ऊपर तक पानी जा रहा था। इसके बाद भी ट्रक चालक ने ट्रक को निकालने की कोशिश की। नतीजा ये कि ट्रक बीच पानी में फंस गया। ग्रामीणों ने ट्रक चालक को रेस्क्यू कर बचाया। अब राजस्थान के भीलवाड़ा का हाल देखिए। 8 घंटे की लगातार बारिश के बाद हर तरफ सिर्फ पानी दिख रहा था। क्या कूलर, क्या वॉशिंग मशीन और क्या बेड, सब पानी में डूबे नजर आए। लोगों का घर से बाहर निकलना दूभर है, क्योंकि घुटनों तक पानी जमा है। सड़कों पर दरिया लहरा रहा है। सवाई माधोपुर में भी नदी नाले खतरा बन गए हैं। लटिया नाले के दोनों किनारों पर बसे सैकड़ों मकानों के इर्द गिर्द पानी जमा हो गया है। बाढ़ के पानी में कुछ बाइक सवार बहते बहते बचे। जिले में कई कच्चे मकान गिर गए। मॉनसून प्रचंड रूप दिखा रहा है। तस्वीरें गवाही दे रही हैं कि लोग जान का जोखिम लेकर भी सड़कें और नदी नालों को पार कर रहे हैं। जरूरत अभी संभल कर चलने की है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। बात अब करते हैं उत्तर प्रदेश की, जहां नदी के किनारे बसे शहर बाढ़ के खतरे से जूझ रहे हैं। कमोवेश लगभग सारी नदियां बारिश के पानी से लबालब है, खतरे के निशान के आसपास या ऊपर है। बंगाल की अगर बात करें तो बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशंस इस समय चल रहे हैं। हुगली नदी से लेकर मिदनापुर, दुर्गापुर तक हर जगह सिर्फ पानी ही पानी दिख रहा है।
बाढ़ ने आधे से ज्यादा देश को हलकान कर रखा है। यूपी और बंगाल जैसे बड़े सूबे भी बाढ़ के आगे हाँफते सहमते नजर आ रहे हैं। यूपी में नदियां खतरनाक लेवल तक बह रही हैं। कई शहरों से डराने वाली तस्वीरें लगातार आ रही हैं। चित्रकूट में लगातार बारिश आफत का सबब बन गई है। यहाँ की लाइफलाइन कही जाने वाली मंदाकिनी नदी में जरा पानी का वेग देखिए। नदी सब कुछ बहा ले जाने पर आमादा दिखती है। चित्रकूट के तमाम ऐतिहासिक मठ मंदिरों सहित लगभग 500 घरों में पानी भर गया है। सरकारी इमारतें पानी में डूबी हैं। जिन सड़कों पर गाड़ियां फर्राटे भरा करती थीं, अब वहां नावें चल रही हैं। घर गृहस्थी का सामान तक बचा पाना दूभर हो गया है। पुलिस पानी भरे घरों की तरफ लोगों को जाने से रोक रही है। बाढ़ से बिजली व्यवस्था चौपट हो गई है। करीब 400-500 जो है यहाँ पे परिवार, उनके घरों में अभी पानी घुसा है, नीचे है। यहाँ पे तहसील प्रशासन, पुलिस प्रशासन आके हम अनाउंसमेंट कर रहे हैं। इसके अलावा हमने रैन बसेरा जो है यहाँ पे नगर पालिका का और उदार इंटर कॉलेज, यहाँ पे अस्थायी रूप से एक रुकने का व्यवस्था किया है और हम बार बार अनाउंस कर रहे हैं कि आप वहीं चल के वहीं पे अपना फिलहाल रुकिए जब तक यहाँ पानी भरा हुआ है।